अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज चूँकि हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स की पहली क्लास है, तो हम थोड़ा सा कोर्स के बारे में देख लेते हैं कि इस कोर्स में हम कौन सी बुक फॉलो करेंगे और क्या-क्या पढ़ेंगे। तो इस कोर्स में हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट सेकंड एडिशन बाय डेविड ए बिल, ये बुक हम फॉलो करेंगे और यही बुक फॉलो करेंगे। दूसरी बुक्स अगर आप लोगों को मिलती है जिनको आप आसान समझते हैं या इंटरनेट से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाकी हम इस कोर्स में इसी बुक को फॉलो करेंगे। इस कोर्स में हम क्या-क्या पढ़ेंगे उसकी डिटेल के लिए मैंने कोर्स आउटलाइन जो है वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दी है। आप काइंडली वहाँ से कोर्स आउटलाइन देख सकते हैं। इस कोर्स का हमारा जो पहला लेक्चर है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? इसमें इस 2 पार्ट्स होते हैं। एक इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है इसमें, एक दूसरा मैकेनिकल पार्ट होता है। इसकी डिटेल में हम इसी लेक्चर में कुछ देखेंगे, कुछ बाद के लेक्चरों में देखेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग 3 चीज़ें जान सकेंगे। एक पीएमएमसी का कंस्ट्रक्शन। पीएमएमसी असल में परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को कहते हैं, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का दूसरा नाम है। तो इसका कंस्ट्रक्शन, इसके ऑपरेशन के बारे में आप लोग जान सकेंगे और इस पीएमएमसी को हम कैसे मीटर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि एमीटर है, वोल्ट मीटर है और इस तरह के ओहम मीटर हैं, मल्टीमीटर। ये सारे जो एनालॉग मल्टीमीटर हैं, उसमें ये पीएमएमसी ही यूज़ होता है। तो इस चैप्टर को कवर करने के बाद हम लोग इन चीज़ों के बारे में जान सकेंगे। अब आते हैं पीएमएमसी के वर्किंग और इसके कंस्ट्रक्शन, उसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो पीएमएमसी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें एक परमानेंट मैग्नेट होता है जिस जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो हमारे पास है ये नॉर्थ और साउथ पोल, ये परमानेंट मैग्नेट के 2 पोल्स हैं। इसके दरमियान अगर आप देखें तो ये एक कॉइल पड़ा हुआ है जिसमें से उसी करंट ने गुज़रना है जी जो क्वांटिटी हम मेज़र करना चाहते हैं। हमारी यहाँ पे या करंट होगा या वोल्टेज, तो वो उसकी वजह से जो करंट गुज़रेगा वो इसी कॉइल में से गुज़रेगा। अब जब वो करंट इस कॉइल में से गुज़रेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जो कि इस फील्ड के जो परमानेंट मैग्नेट की वजह से है, इस फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगी और इसकी वजह से इस कंडक्टर में या इस कॉइल में मोशन प्रोड्यूस होगी। ये मोशन जो है ना, ये ट्रांसमिट होगी इस पॉइंटर में, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इस कॉइल के साथ। तो ये पॉइंटर जो है ना, ये ज़ीरो से किसी भी वैल्यू की तरफ मूव कर सकेगा। ये जो है ना, ये स्केल है जिसकी कैलिब्रेशन हमारी जो जिस क्वांटिटी को हम मेज़र करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग होगी। ये मीटर टू मीटर वेरी करती है। तो ये पीएमएमसी का थोड़ा-सा मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है कि पीएमएमसी असल में होता क्या है। ये ज़्यादातर लो लेवल डीसी मेजरमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं। अब आते हैं पीएमएमसी। पीएमएमसी से अगर हम एमीटर एमीटर बनाना चाहें तो वो किस तरह बना सकते हैं? तो पीएमएमसी से एमीटर जो कि जिससे हम करंट मेज़र करते हैं, वो बनाने के लिए हम इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको शंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, शंट रेजिस्टेंस आरएसएच।
तो इसको लगा के हम पीएमएमसी को एज एमीटर यूज़ कर सकते हैं। ये हमें करंट मेजर करके देगा। तो अगर हमने ज़्यादा मल्टी रेंज एमीटर बनाना है तो हम ये पैरेलल ब्रांचेस बढ़ा देंगे, तो इससे इस मीटर की रेंज बढ़ जाएगी और एक से ज़्यादा रेंज वाले करंट को हम मेजर कर सकेंगे। अब अगर हम पीएमएमसी से वोल्ट मीटर बनाना चाहें तो जिस तरह हमने देखा कि पिछली स्लाइड में हमने देखा कि ये जो मीटर है इसके साथ यहाँ पर पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जो थी वो कनेक्टेड हुई थी। इसमें हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगा के इसको एक वोल्ट मीटर बना सकते हैं। अगर हम इसके साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा दें तो ये एक वोल्ट मीटर के तौर पर काम करेगा। ये सीरीज़ में क्यों लगता है, एमीटर में करंट नहीं रेजिस्टेंस जो होता है वो पैरेलल में क्यों लगता है, इसको हम बाद में तफसील से देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए यही काफ़ी है कि अगर वोल्ट मीटर हम बनाना चाहें पीएमएमसी से तो इसके साथ रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा दिया जाता है, और अगर हम करंट मेजरमेंट्स करना चाहें या मतलब हम एमीटर के तौर पर इसको यूज़ करना चाहें तो इसके साथ हम पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। अब अगर हम इससे एक ओहम मीटर बनाना चाहें जिससे हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो इसके साथ दो चीज़ें लगेंगी। एक तो मीटर खुद हो गया, दो चीज़ें क्या होंगी, एक ये प्रिसिजन रेजिस्टेंस होगी जो सीरीज़ में लगती है इसके साथ, और दूसरा इसके साथ बैटरी लगती है। तो ये लगा के हम इसको एज ओहम मीटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे दो डायग्राम दिए हुए हैं मल्टी रेंज वोल्ट मीटर की और मल्टी रेंज एम मीटर की। जिस तरह मैंने पिछले स्लाइड में भी कहा कि अगर हम एक से ज़्यादा रेंज वाले वोल्टेज या करंट को मेजर करना चाहें तो सीरीज़ या शंट जो रेजिस्टेंसेस हैं उनकी तादाद को हम बढ़ा देंगे, मतलब वो ब्रांचेस बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चाहे ये सिलेक्टर स्विच इस नॉब के साथ हो या इसके साथ हो या इस टर्मिनल के साथ हो, तो तीनों केसेस में हमारे जो मीटर है इसके साथ ये रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में होंगी। तो ये एक सीरीज़ पाथ बन रहा है, तो ये एक वोल्ट मीटर के तौर पे काम करेगा और ये एक मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है। इसकी रेंज 3 से लेकर 30 वोल्ट तक है, मतलब 0 टू 30 वोल्ट हम इसमें मेजर कर सकते हैं। अगर हम बिलो 3 वोल्ट मेजर करना चाहें तो हम सेलेक्टर स्विच को इस टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे, और अगर हम बिलो 10 वोल्ट मेजर करना चाहते हैं तो इस टर्मिनल के साथ, बिलो 30 वोल्ट के लिए इस मीटर के साथ। अब अगर इसी तरह हम अगर देखें तो ये हमारे पास मल्टी रेंज एम मीटर है। अगर हम एक से ज़्यादा रेंज के लिए के करंट्स को मेजर करने के लिए हम एक मीटर बनाना चाहे तो वो इस तरह बना सकते हैं कि जो पैरेलल रेजिस्टेंसेस हैं वो एक की बजाय मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हम लगा लें, तो इससे क्या होगा कि इसकी रेंज बढ़ जाएगी। ये एक से ज़्यादा रेंजेस के करंट्स को मेजर कर सकेगा। अब इसी मीटर को यूज़ करते हुए अगर हमने एसी को मेजर करना है तो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, एक रेक्टिफायर यूनिट लगाना पड़ेगा। जिस तरह इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक वोल्ट मीटर को दिखाया गया है। इधर यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास अवेलेबल है इनपुट पे, तो यहाँ पे एक रेक्टिफायर यूनिट लगाया है और साथ ये मीटर लगाया है। तो रेक्टिफायर यूनिट से अगर इस साइड पे हम देखें तो ये एक सीरीज़ रेजिस्टेंस भी लगाई, तो ये हमें आउटपुट पे वोल्टेज मेजर करके देगा। ये जो इधर करंट है ये इसका फुल स्केल करंट है जिस पे ये मीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करती है।
अब आते हैं अब डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट, यानी जो हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे, उसी इंस्ट्रूमेंट का दूसरा नाम है इसकी फंडामेंटल्स के बारे में। तो इसकी फंडामेंटल क्या है कि यहाँ पे हमने पहले भी देखा कि जो पॉइंटर है वो एक परमानेंट मैग्नेट के अंदर एक कॉइल पड़ी होती है, उसके फील्ड के अंदर एक कॉइल पड़ी होती है, उस कॉइल के साथ एक पॉइंटर कनेक्टेड होता है। कॉइल भी लाइट वेट होती है, पॉइंटर भी लाइट वेट होता है। तो दोनों फील्ड्स के इंटरेक्शन से एक फोर्स इस पॉइंटर पे एक्ट करती है और वो मूव करती है। तो अब इस पॉइंटर पे जो कि मूव करती है स्केल के ऊपर, इस पे तीन फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक है, पहली फोर्स जो है वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या करती है कि ये पॉइंटर को मूव कराती है। इसका काम सिर्फ यही है कि पॉइंटर को मूव कराना स्केल के ऊपर। दूसरी जो फोर्स है वो कंट्रोलिंग फोर्स है, वो इस पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करती है कि इसने फास्ट मूव करना है, स्लो मूव करना है, कैसे मूव करना है, इसको कंट्रोल करना, कहाँ पे रुकना है, ये कंट्रोलिंग फोर्स का काम है। या पॉइंटर को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे वापस लाना, ये भी कंट्रोलिंग फोर्स का काम है। तीसरी जो फोर्स इस पे एक्ट करती है वो है डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स क्या होती है कि ये जो पॉइंटर हमारे पास मूव करता है, ये असल में जब ये मूव करता है तो एक जगह पे स्टेबल नहीं रहता, ये ऑसिलेट कर रहा होता है अपनी पोजीशन से। तो इसको स्टेबल करने के लिए हमें डैम्पिंग फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तीनों फोर्सेस हम वन बाय वन अब देखेंगे कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले आते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स की तरफ। डिफ्लेक्टिंग फोर्स, जैसा कि पहले मैंने कहा कि ये पॉइंटर को मूव कराती हैं। ये पीएमएमसी में जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है वो मैग्नेटिक होती है। दो मैग्नेटिक फील्ड्स के इंटरेक्शन से ये फोर्स बनती है, इसलिए इसको यहाँ पे मैग्नेटिक कहा गया है। जैसा कि पहले भी हमने देखा, ये एक परमानेंट मैग्नेट है, ये एस पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये जो है ना, ये हमारे पास वो कॉइल है जिसके साथ ये पॉइंटर जो है ना, ये डायरेक्टली कपल्ड है। तो इस कॉइल को इन दो टर्मिनल के ज़रिए हम किसी भी डिवाइस से जोड़ेंगे जिसकी हमने मेजरमेंट्स लेनी है, तो इससे एक करंट फ्लो करेगी। इस करंट के वजह से हम हमारे इस कॉइल में एक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फील्ड और ये जो क्या कहते हैं इसको, परमानेंट मैग्नेट की वजह से जो फील्ड है, इन दोनों फील्ड्स की इंटरेक्शन की वजह से जो फ्लेमिंग रूल के तहत इस पर एक फोर्स एक्ट करेगी और इस शाफ्ट को घुमाएगी, ये शाफ्ट जो दिख रहा है। और इस शाफ्ट से चूंकि ये पॉइंटर कनेक्टेड है, तो ये पॉइंटर भी स्केल पर यूं मूव करेगा। तो ये हमारे पास डिफ्लेक्टिंग फोर्स हुई। अब आते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इधर इस पिक्चर में दी हुई है। ये एक कॉइल का एक टर्न दिखाया है और ये परमानेंट मैग्नेट के इस फील्ड में पड़ा है। ये अगर आप लोग इसको देखें तो यहाँ पे करंट जो है ना, आउटवर्ड है ये वाला, और इसमें इनवर्ड है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ये आउटवर्ड आ रहा है तो ये वाला कंडक्टर इधर शो हुआ है, ये इनवर्ड जा रहा है तो यहाँ ये वाला कंडक्टर यहाँ पे शो हुआ है। तो अब ये जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, इसको अगर हम इस पे अप्लाई करें तो इसकी जो मोशन की डायरेक्शन बनती है वो अपवर्ड बनती है और इसकी डाउनवर्ड बनती है। तो इस वजह से चूँकि दोनों बार्स पे एक फ़ोर्स लग रहा है और दोनों फ़ोर्सेस एडिटिव हैं, एडिटिव मतलब दोनों ऐड हो रही हैं, क्योंकि ये इसको इस तरफ घुमा रहा है, ये इस तरफ घुमा रहा है, तो हमारा क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में जो है ना वो मोशन बनती है। तो ये इस पॉइंटर को मूव करेगा, ये कॉइल मूव करेगा और फिर इसके साथ जो कनेक्टेड पॉइंटर है वो मूव करेगा।
अब आते हैं कंट्रोलिंग फोर्स की तरफ। कंट्रोलिंग फोर्स जैसा कि हमने पहले देखा कि ये क्या करती है, इस पॉइंटर, ये जो पॉइंटर है, ये जो स्केल के ऊपर मूव करता है, इसको दोबारा अपनी पोजीशन पे लाने के लिए या इसको रोकने के लिए, ये मतलब एक ख़ास हद तक ये पॉइंटर मूव करेगा और फिर रुक जाएगा। इसको रोकने के लिए हमें कंट्रोलिंग फोर्स चाहिए होती है। ये फोर्स जो है ना, हमें यहाँ पर एक स्प्रिंग से यहाँ पे ये फोर्स मिलती है। ये स्प्रिंग जो है ना, ये कंट्रोलिंग फोर्स पैदा करती है और ये इस पॉइंटर को एंटी क्लॉकवाइज या जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स की डायरेक्शन होगी उसके एंटी डायरेक्शन में इसको मूव कराएगी। तो इस स्प्रिंग की वजह से हमें कंट्रोलिंग फोर्स मिलती है। अब आते हैं डैम्पिंग फोर्स की तरफ। डैम्पिंग फोर्स, जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि ये पॉइंटर जो है ना, ये एक जगह पे नहीं रुकता। अगर डैम्पिंग फोर्स ना हो तो ये पॉइंटर एक जगह पे नहीं रुकेगा, ये आगे पीछे हरकत करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। जैसा कि यहाँ पे ये जो डैश्ड लाइन है, ये पॉइंटर्स नज़र आ रहे हैं, ये इसको शो करते हैं कि ये पॉइंटर ऑसिलेट कर रहा है। तो इसको एक जगह पे स्टेबल लाने के लिए, मतलब स्टेबल करने के लिए, इसको इसके लिए हमें डैम्पिंग फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली कर्व है, ये क्या है कि जब डैम्पिंग फोर्स नहीं होगी, इस पॉइंटर में डैम्पिंग मैकेनिज्म नहीं होगा, तो हमारे पास ये जो पॉइंटर है ये यूं ऑसिलेट करता रहेगा, अपने रेफरेंस से यूं ऑसिलेट करता रहेगा और बहुत देर बाद जो है ना, वो स्टेबल हो जाएगा। अब अगर हमारे पास कोई मैकेनिज़्म है डैम्पिंग फ़ोर्स प्रोड्यूस करने के लिए, इस मीटर में लगा हुआ है, तो ये वाला जो है, ये नीचे वाला कर्व दिखाया है, ये वाला, ये पॉइंटर यूँ आएगा, थोड़ा-सा ऑसिलेट करेगा और फिर स्टेबल हो जाएगा। जल्दी स्टेबल हो जाएगा और हमें रीडिंग लेने में आसानी होगी, हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इस वाले केस में हमें पॉइंटर के स्टेबल होने तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब पॉइंटर स्टेबल हो और हम रीडिंग ले सकें। तो ये थी हमारे पास तीनों फोर्सेस जो इस पॉइंटर पे एक्ट करती हैं और इसके पॉइंटर की मोशन को स्मूथ बनाती है और हमें रीडिंग लेने में आसानी होती है। ये जो डैम्पिंग फोर्स है, या ये ज़्यादातर हमें ईडी करंट की से मिलती है कि जो कॉइल है हमारे पास, उसमें एक बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है और उस बैक ईएमएफ की वजह से ईडी करंट प्रोड्यूस होता है और वो चूँकि अपने कॉज की मुखालफत करके रिवर्स डायरेक्शन में करंट चलाती है, तो उस वजह से हमारे पास इसमें एक डैम्पिंग फोर्स डेवलप होती है जो कि पॉइंटर को ऑसिलेशन से रोकती है। यहाँ पे दिखाया गया है कि द डैम्पिंग फोर्स इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज प्रोवाइडेड बाय एडी करंट्स इंड्यूस्ड इन द एल्यूमिनियम कॉइल फार्मर एज इट मूव्स थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो मोशन है, ये वो वाला मोशन है जो हमारे पास डिफ्लेक्टिंग फोर्स की वजह से है। ये उस मोशन की डायरेक्शन को ज़ाहिर की जिसको मोशन से रिप्रेजेंट किया है, और ये वाला जो है ना, ये डैम्पिंग फोर्स, ये इस कॉइल में खुद ब खुद एडी करंट्स की वजह से प्रोड्यूस होती है और ये इस मोशन के एंटी या रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है इस पे, तो ये इसको रोकने की वजह बनती है। तो ये ऑसिलेशंस को रोकती है।